हेलो बच्चों, हम पीसेट का आज फिजिक्स का सॉल्यूशन एक बार देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इस तरह का क्वेश्चन आपको नीट में भी काफ़ी बार आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि मेरे पास एक बोट है। ठीक है, मेरे पास एक बोट है और बोट पे मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं, राइट, स्टोन रखा हुआ है बहुत सारा, और यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है और लेट्स सपोज ये मेरे पास पानी के अंदर है। सही है। अब क्या है कि ऑफकोर्स सी बात है, जब बोट में आप पत्थर रखोगे तो पानी की वजह से, मतलब पानी से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, राइट। अब कहानी ये है कि मेरे पास ये क्या कर रहा है, एक पत्थर को उठा के बोट के बाहर फेंक देता है। ठीक है, जैसे ही एक पत्थर बोट के बाहर ये फेंक रहा है तो सिनेरियो क्या होगा वो समझना। तो मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास में पहले वाटर लेवल कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको, राइट। ये मेरे पास कंटेनर है, यहाँ पे बोट रखा हुआ था और वाटर लेवल आपको कुछ इस तरह से नज़र आने वाला है। ठीक है, ऐसा मान के चलता हूँ। ठीक है, अब इस टाइम पे आप ध्यान से अगर देखो तो होगा क्या कि यहाँ पे ये बोट तैर क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बोट का जो ग्रेविटेशन फोर्स है या वेट है उसको बैलेंस कर रहा है ब्यान्स फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स, जो कि लिक्विड की वजह से लग रहा है। बोलो यहाँ तक बात सही है कि भाई लिक्विड जितना फोर्स लगा रहा है मेरे पास उतना ही ग्रेविटेशन फोर्स है और ये बैलेंस है, इस वजह से ये सिंक नहीं कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, आप एक पत्थर नीचे ले जाके फेंक ले रहे हो। ठीक है, अब एक पत्थर जैसे ही आपने नीचे ले जाकर फेंका तो आपने पत्थर तो यहाँ पे फेंक दिया, राइट। अब कहानी क्या है कि इसका जो मास है, इसका वेट कम हो गया, कम होने की वजह से ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे जो बाकी बचा एरिया है, ये वाला जो वॉल्यूम है, ये कौन ऑक्यूपाई कर रहा था भाई। एक पत्थर जब आप रख रहे थे तो ये इतना वॉल्यूम नीचे चला जा रहा था, यानी इस पत्थर पे लगने वाला जो भी बैलेंस फोर्स होगा, ठीक है ना, इस पत्थर की वजह से जो इस पे बैलेंस फोर्स लग रहा होगा वो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। बात सही है भाई, जो भी मेरे पास डिस्प्लेस्ड वाटर होगा इस पत्थर के वेट के बराबर, वही बैलेंस फोर्स लग रहा होगा। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर बैलेंस फोर्स के बराबर होगा, यानी यहां पे आप क्या कह रहे हो कि इस पत्थर के वेट के बराबर जो यहां पे मेरे पास लिक्विड है वो डिस्प्लेस हुआ होगा। तो जब आप इस पत्थर को नीचे फेंक दोगे तो बाकी ये कितना ऊपर चला जाएगा, ये उतना ऊपर चला जाएगा जितना ये जो वॉल्यूम बचा है लिक्विड का, उस लिक्विड के वजह से यहाँ पे जो वेट है उसके बराबर हो जाएगा। अब देखना, जब आप पत्थर फेंके तो इतना जगह खाली बच गया, अब इतने जगह में पत्थर का जो वेट है वो आप कंसिडर कर लो कि फिलअप हो जाएगा पत्थर की वजह से। बाकी ये जो वॉल्यूम है ये तो स्टिल क्या हो गया, स्टिल रिमेन, क्या बोल सकते हो, वैक्यूम बना रह गया। अब यहां पर आपके पास क्या होगा, वाटर फिलअप होगा, और जैसे यहां वाटर फिलअप होगा तो वाटर लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, द वाटर लेवल लोअर्स, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूं कि भाई आपने एक पत्थर फेंका, पत्थर के यहाँ पे जब ये रुका हुआ था तो पत्थर पे जो बैलेंस फोर्स लग रहा था वो क्या लग रहा था, बैलेंस फोर्स इस पे लग रहा था, जो वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर है वो बैलेंस फोर्स के बराबर होगा। तो जब आपने इसको क्या किया, फेंका, तो वेट भाई जितना भी इस पत्थर का वेट है उस वेट के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस वाला कहानी होगा। तो यहाँ पे इतना वो लेवल ऊपर उठ गया होगा और इतना वैक्यूम बना रहेगा। तो यहाँ पे जब वाटर फिलअप होगा तो ये थोड़ा सा वाटर लेवल नीचे आ जाएगा, तो ऑप्शन आपके पास आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको एक बार डिस्कस करते हैं। कह रहा है आपके पास v वर्सेस t का ग्राफ है और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है ऑफ अ कार फ्रॉम 4 सेकेंड टू 6 सेकेंड, यानी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है फ्रॉम t इक्वल टू 4 टू 6 सेकेंड के लिए। अब आपको पता है v वर्सेस t ग्राफ का जो एरिया है वो एरिया आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है ना। और यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो आपके पास 4 से 6 के बीच का जो एरिया है वो आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो ये एरिया निकालोगे कैसे, अब ये एरिया आप ध्यान से देखो तो ये एरिया आपके पास एक छोटा सा ये वाला एरिया बन रहा होगा और एक छोटा ये एरिया बन रहा होगा, और ये मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये कुछ इस तरह का सिनेरियो, ये 4 सेकेंड पे, ये 5 सेकेंड पे और ये 6 सेकेंड पर है, राइट। और ये मेरे पास वो, तो ये एक तो ये एरिया होगा, एक ये एरिया होगा और एक ये एरिया होगा, और ये जो वैल्यू है ये 2 है और ये वैल्यू
4 है, ये कहानी दिया हुआ है। तो आपके पास जो नेट एरिया आएगा वो क्या आएगा, एक तो ये वाला एरिया जो कि कितना हो जाएगा बेस इंटू हाइट, यानी 1 बेस 1 हो गया इंटू हाइट हो गया 4, प्लस एक ये वाला एरिया हो गया, इस वाले एरिया का बेस 1 है और हाइट इस वाले का कितना है, इस वाले का आप देखोगे तो 2 है, प्लस अब एक ये एरिया होगा ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का एरिया क्या लिखते हो, हाफ इंटू बेस 1 है इंटू हाइट कितना है, हाइट अभी भी 2 है, तो हो जाएगा 4 + 2 + 1, 4 1 6 7 मीटर। ठीक है, ओ सॉरी ये 4 नहीं है, ये 6 है, राइट। तो यहाँ पे आप ये देखोगे तो ये 1 इंटू ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 1 इंटू 6 हो जाएगा, ये वाला एरिया 1 इंटू ये तो 2 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो हाफ इंटू बेस 1 है और ये 4 हो जाएगा। इसको एक बार मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो 6 + 2 + 2 तो 10 मीटर आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपके पास डी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार डिस्कस करते हैं। कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट एज टेकन, ये तो आपको भी पता है भाई, जिस डायरेक्शन में अगर नेगेटिव चार्ज मेरे पास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन आपके पास क्या होगी, करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन होगी। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आप क्या बोलोगे, जो करंट का डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में होगा, यानी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि अ गर्ल इज कैरिंग स्कूल बैग ऑफ 3 kg मास ऑन हर बैक एंड मूव्स 200, यानी एक क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लेवल्ड है और यहाँ पर एक मेरे पास गर्ल है जो 3 kg का जो बैग है वो अपने कंधे पे रखी हुई है। उसके बाद सिनेरियो क्या है कि ये जो है ये कितना मूव करता है, हॉरिजॉन्टल 200 मूव करता है। तो वर्क डन ड्यू टू mg, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे देखना मेरे पास जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो तो mg डाउनवर्ड लग रहा है, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसके परपेंडिकुलर है, और अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क डन कितना आता है, 0 आता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन सोन इन फिगर आपके पास क्या दे रखा है वो एक बार समझते हैं। कह रहा है मेरे पास एक ब्लॉक है m1 मास का और एक रस्सी से जुड़ा है एक ब्लॉक दूसरा m2 मास का, इसको एक फोर्स F जिसकी वैल्यू 20 न्यूटन है फोर्स से लेके जा रहे हैं, और m1 m2 का मास सेम है जिसकी वैल्यू 3 kg है, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है इन दोनों का वो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और कह रहा है कि इफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 2 ब्लॉक आर इक्वल, ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स इक्वल लग रहा है। अब फ्रिक्शन फोर्स इक्वल लगने का मतलब क्या होगा, आपके पास फ्रिक्शन फोर्स इक्वल लगने का मतलब है कि सर अगर मेरे पास ये आगे चल रहा है तो इस पर भी फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे लग रहा होगा, इस पे भी फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा और इस पे भी फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, और इक्वल अमाउंट का है। तो यहाँ पे अगर आप एफ नेट पूरे सिस्टम की बात करेंगे, यहाँ पे आप पूरा सिस्टम ये ले लीजिए, तो पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स लगने वाला m इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। नेट फोर्स कितना लग रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 20 और बैकवर्ड डायरेक्शन में 2f फोर्स लग रहा है, और पूरे सिस्टम का मास कितना है 3 + 3 6 और एक्सेलरेशन है 0.5, तो f की वैल्यू हो जाएगी 20 - 3 20, यहाँ पे 6 आ जाएगा डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 17/2, यानी ये हो जाएगा 8.5 न्यूटन, यानी इसका आंसर जो आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मेरे पास अ रे लाइट इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो एक इंसिडेंट एंगल है जो एक प्लेन मिरर पे मेरे पास कितने एंगल पे जा रहा है, 30 डिग्री पे जा रहा है, और आपको ये भी पता है कि रे रिफ्लेक्ट होगा, ये पूछ रहा है रे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो डेविएट कितना एंगल होगा, तो जब रे रिफ्लेक्ट होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये इक्वल ही होगा, और रे देख यहाँ पे डेविएशन कितना हुआ भाई, रियल में तो लाइट रे को इस तरह से चला जाना था, मगर ये डेविएट हो गया इतना एंगल, तो ये एंगल ऑफ क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। ठीक है ना, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर मैं ये बोलूँ कि ये पूरा का पूरा एंगल 180 होता है और ये 30 और ये 30 है, तो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस ये 30 + 30 हो जाएगा 60, यानी ये 120 डिग्री आंसर आ जाएगा, यानी इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि मेरे पास एक सर्किट डायग्राम दिया है जिसमें आपको अमीटर में रीडिंग 4 एम्पियर दिया हुआ है और आपके पास ये जो वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर आइडियल वोल्ट मीटर है और इसका रीडिंग पूछ रहा है। तो इसके बारे में एक बार कहानी देख लेते हैं कि सर मेरे पास यहाँ पे एक अमीटर है और यहाँ पे 5 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ पे मेरे पास 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा है और इनके बीच का ये V की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें करंट कितना जा रहा है, 4 एम्पियर जा रहा है, 4 एम्पियर करंट जा रहा है। अब मैं मान लेता हूँ कि इस वाले यहाँ से जब करंट जा रहा होगा तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 2 पार्ट में अगर डिवाइड हो गया तो मैं मान लेता हूँ इस वाले पार्ट में करंट आई जा रहा है, तो इस वाले पार्ट में जो करंट होगा वो कितना जाएगा, 4 माइनस आई जाएगा। भाई टोटल करंट 4 जा रहा था, डिवाइड हुआ, आई यहाँ गया तो 4 माइनस आई यहाँ गया। अब यहाँ पे देखना, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इन दोनों पॉइंट 5 ओम के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है 5 ओम और 3 + 12 ओम के बीच का पोटेंशियल सेम है, तो आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल एट 5 ओम ये इक्वल टू होगा पोटेंशियल डिफरेंस एट 3 + 12 ओम के बराबर, क्योंकि ये 5 ओम और ये 3 + 12 ओम ये मेरे पास पैरेलल में है। तो ये 5 ओम का जो पोटेंशियल होगा V इक्वल टू होगा I। यहाँ पे जो 5 ओम में करंट फ्लो हो रहा है 4 माइनस आई इंटू R की वैल्यू होती है 5। भाई ओम्स लॉ आपको पता है ना, V इक्वल टू IR होता है फॉर ओम्स लॉ। तो यहाँ से आप इसमें देखना ये 3 और 12, ये 3 और 12 जुड़े हैं सीरीज में। सीरीज में जुड़े होने की वजह से इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 15 ओम इंटू IR, ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 20 भी क्या ही कर रहा हूँ मैं, यहाँ से आप इसको काटोगे ये 3 आ जाएगा, 4 माइनस आई इजकल टू 3i, यहाँ पे 4i इजकल टू 4, आई की वैल्यू आपको 1 एम्पियर आ गई, राइट। अगर आपके पास आई की वैल्यू 1 एम्पियर आ गई है यानी 12 ओम में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर है, तो V ऑफ 12 ओम V इजकल टू क्या होगा, I इंटू आर। आई 12 ओम में 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 12 वोल्ट हो जाएगा। यानी आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। यानी इस पोटेंशियल मीटर में आपके पास जो रीडिंग आएगी वो 12 वोल्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 5 डायोप्टर एट प्लेस्ड एट कॉन्टैक्ट विद कॉन्वेक्स लेंस। तो आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका पावर कितना है, पावर है +5 डायोप्टर, इसको जोड़ दिया गया है एक कॉन्केव लेंस से जिसका पावर है -4 डायोप्टर। अब ये कह रहा है कि ये दोनों को जब मिक्स करते हो आप, एक कॉम्बिनेशन बनाते हो, तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा। तो देखना इसका जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, ठीक है ना, तो उसका पी नेट क्या होगा, पी नेट तो होगा P1 + P2, है ना। वो P1 + P2 कितना होगा, +5 + -4, ये हो जाएगा +1 डायोप्टर। और पी नेट लेंस के लिए पी नेट कितना होता है, पी नेट होता है 1/f इन मीटर, ये कितना हो जाएगा 1 डायोप्टर हो जाएगा प्लस का, तो f कितना हो जाएगा, f हो जाएगा 1 + 1 मीटर, या f बोल सकता हूँ +100 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो आप क्या बोलोगे कि ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस होगा जिसका फोकल लेंथ, यानी इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा जिसका पावर आपके पास कितना आएगा +1 आएगा और फोकल लेंथ कितना आएगा +100 सेंटीमीटर आएगा। यानी इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है एक बार ध्यान से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो आप कॉन्वेक्स मिरर को जानते हो, कॉन्वेक्स मिरर ये हो गया मेरे पास और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये उसका पोल हो गया। अब अगर यहाँ पे आप कह रहे हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप बिटवीन इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते हो, तो यहाँ पे आप रे डायग्राम देखोगे तो पोल से जाके लाइट रे यहाँ से यहाँ चला आता है और यहाँ पे अगर फोकस है, ठीक है ना, तो अगर आप मैं देखूँ पैरेलल लाइट रे लेके जाओगे तो फोकस से होकर गुजरता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों लाइट रे जो कि रिफ्लेक्टेड रे R1 और R2 हैं, वो कैसे अगर उनको बैकवर्ड मिलाओगे तो इस पॉइंट पे कट कर रहे होंगे, यानी जो इमेज बन रहा होगा वो यहाँ पे बन रहा होगा। अब इमेज का नेचर कैसा होगा कि बिहाइंड द मिरर पोल एंड फोकस के बीच में, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस एंड वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा होगा, क्योंकि रियल में नहीं बन रहा है, वर्चुअल में बन रहा है। तो मेरे पास ऑप्शन जो है ए वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ भी क्या दिया हुआ है कि मेरे पास एक स्टूडेंट है जो ग्राफ बनाया है
ठीक है ना। उसके ग्राफ में सिनेरियो क्या है कि ये पोटेंशियल का ग्राफ है और ये मेरे पास एक्सिस है करंट का, और इसमें मेरे पास 3 लाइन दिया है R1, R2, R3। अब ध्यान से देखना, आपके पास ओम्स लॉ पता है। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू IR होता है, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू V बाई I हो जाएगा। अच्छा, इसी को 1 बाई I बाई V भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस ग्राफ का स्लोप देखना, इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप देखूं तो इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? ये तो V हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। तो ग्राफ का स्लोप हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, I बाई V। ये बात सही है। तो क्या इसी को मैं 1 बाई स्लोप भी बोल सकता हूँ, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। अब यहाँ पे देख, अगर ये स्लोप ज्यादा है यानी रेजिस्टेंस कम होगा, तो स्लोप आपको सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है? स्लोप आपको दिख रहा है 3 का सबसे ज्यादा दिख रहा है, फिर स्लोप आपको किसका दिख रहा है? 1 का, फिर स्लोप आपको किसका दिख रहा है? 2 का। तो आप क्या बोलोगे? स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, R3 सबसे कम होगा, फिर R1, फिर R2 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, यानी R2 सबसे ज्यादा, R1 फिर R3 सबसे कम, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास आ गया 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है उसको एक बार डिस्कस करते हैं, फिर आगे कहानी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अ ब्लॉक फ्लोट्स विद इट्स फ्रैक्शन एनी। ठीक है, तो मैं इससे पहले आपको एक सिंपल सा लॉजिकल आंसर बताता हूँ, या करने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास एक बीकर है और उस बीकर में मान लेता हूँ कुछ मेरे पास वाटर फिलअप है, राइट। अब वाटर फिलअप है और इसमें मैंने एक ब्लॉक रख दिया है, ठीक है। अब ये ब्लॉक रख दिया है तो भाई ब्लॉक का कुछ पोर्शन तो वाटर के इनसाइड है, तो मैं मान लेता हूँ वॉल्यूम जो है ब्लॉक का वो V नॉट है। और क्या कह रहा है कि भाई इसका जो V इनसाइड है वो कितना? नीटा फ्रैक्शन मान लेता हूँ, ठीक है ना, कि नीटा टाइम्स और V नॉट। तो मतलब नीटा ऐसा मान लो कि टोटल वॉल्यूम मान ले 10 है, उसका केवल 5 अंदर V इनसाइड यानी लिक्विड के अंदर है, तो आप नीटा की वैल्यू हाफ बोलोगे। तो ये इतना V नॉट का इतना फ्रैक्शन ये लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये फ्लोट कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। फ्लोट करने का मतलब क्या हुआ, इसको एक बार समझ लेते हैं। फ्लोट करने का मतलब क्या हुआ कि सर इस पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, mg, और इस पे जो ब्यान्स फोर्स लग रहा है Fb, वो बराबर होगा। अब ब्यान्स फोर्स क्या होता है? रो लिक्विड का इंटू जी इंटू वी इनसाइड, है ना। तो आप यहाँ पे देखो कि अगर ये दोनों इक्वल करोगे तो रो लिक्विड का इंटू जी इंटू वी इनसाइड इज इक्वल टू m इंटू जी। मास क्या लिखोगे? मास लिखोगे इस ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा? ऑब्जेक्ट का डेंसिटी इंटू ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम V नॉट इंटू जी, तो रो ऑब्जेक्ट का इंटू जी इंटू V नॉट। तो आप यहाँ पे देखना G से तो G कट जाएगा, अच्छा रो लिक्विड हो जाएगा, रो L लिख देता हूँ, V इनसाइड हो जाएगा, नीटा इंटू V नॉट इजकल टू रो ऑब्जेक्ट का इंटू V नॉट, V नॉट से V नॉट कट जाएगा। यहाँ पे नीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी रो ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई रो लिक्विड। बोलो बात सही है क्या? यहाँ पे जो फ्रैक्शन पोर्शन है ये क्या ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है? नहीं डिपेंड कर रहा है। तो आप यहाँ पर इस पोर्शन को चाहे अर्थ पे रखो जहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g होता है, चाहे मून पे जाके रखो जहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g/6 होता है, दोनों जगह पे मेरे पास नीटा यानी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो तो सेम ही आएगा, क्योंकि नीटा डिपेंड कर रहा है केवल ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पे और लिक्विड के डेंसिटी पे, जो कि अर्थ पे भी सेम होगा और मून के पास जाओगे तो भी सेम होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? नीटा फॉर अर्थ इक्वल टू नीटा फॉर मून, ये दोनों इक्वल ही होगा, यानी आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोलो यहां तक बात सही लग रहा है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 एक बार डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग व्हेन कंप्रेस्ड बाय लेंथ x इज हाफ kx²। यानी अगर आप ये कह रहे हो कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, m मास का, अभी ये अपने नेचुरल लेंथ पे है, कहाँ पर? नेचुरल लेंथ पे, बट जैसे आप इसे कंप्रेस करते हो, कंप्रेस कितना कर रहे हो? x कंप्रेस कर रहे हो, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना हो जाएगा? हाफ kx² हो जाएगा, जहाँ k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? k रिप्रेजेंट कर रहा है स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, और इस पे लगने वाला जो कंप्रेशन फोर्स है वो k टाइम्स x बोल रहा है। अच्छा अब क्या कह रहा है? द स्प्रिंग इज प्लेस्ड ऑन, अब क्वेश्चन क्या है? द स्प्रिंग इज प्लेस्ड ऑन फ्लोर अपराइट एंड स्टोन ऑफ मास 10 kg falls off and hits the 10 kg hit the spring with a speed 10 meter per second. The spring compressed by 5 centimeter. Assuming that there is no loss of energy, what is the value of k? ठीक है, तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि ठीक है, यहाँ पे आप क्या कह रहे हो कि मेरे पास जो स्टोन था, ठीक है ना, और यहाँ पे मेरे पास
लेंथ x। एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। द स्प्रिंग इज प्लेस्ड ऑन अ फ्लोर अपराइट एंड अ स्टोन ऑफ मास 10 kg फॉल्स एंड हिट द स्प्रिंग विद 10 मीटर पर सेकेंड। द स्प्रिंग, तो आप ऐसा समझ लो कि मेरे पास एक बॉल है जिसकी स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है और ये स्प्रिंग से आके टकराती है, ठीक है ना। स्प्रिंग से आके जब टकरा रही है तो इसको कितना कंप्रेस कर दे रहा है, इस स्प्रिंग को वो 5 सेंटीमीटर कंप्रेस कर दे रहा है, राइट। 5 सेंटीमीटर कंप्रेस करके ये रेस्ट पे आ जाएगा। यानी आप क्या कह रहे हो कि सर मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल है वो कन्वर्ट किस में हो गया। भाई यहाँ पे बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी है, स्प्रिंग से टकराया, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हुई है और वो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी बॉल कन्वर्ट्स हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के। तो काइनेटिक एनर्जी बॉल हो जाएगा हाफ mv² और इक्वल टू, जब ये यहाँ पे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था, अब जब x से इसको कंप्रेस कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ kx²। हाफ से हाफ कट जाएगा। ऑब्जेक्ट का मास कितना है, ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है इंटू v²। v की वैल्यू कितना है, v आपके पास 10 है, 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा इक्वल टू k की वैल्यू आपको नहीं पता और डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5 सेंटीमीटर यानी 5/100 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू 100 डिवाइड बाई 25, ये हो जाएगा k की वैल्यू। 25 से इसको कट करोगे 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर, ये क्या आ जाएगा k की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अ मार्बल P of mass m lies at rest on the edge of the perfectly horizontal surface on table height h as shown in figure। यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। h हाइट पे मेरे पास एक Q है जो कि v वेलोसिटी है और एज पे मेरे पास एक दूसरा सेम मास का ब्लॉक है वो रखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि मेरे पास अ सेकंड आइडेंटिकल क्यों हैविंग द सेम मास मूविंग स्पीड यू स्ट्राइक इट परफेक्टली इलास्टिक। देख ये आपको दिमाग में रखना होगा कि आपके पास अगर एक बॉल मास m का है, दूसरा बॉल भी मास m का है, ये अगर रेस्ट पे है और ये मेरे पास u वेलोसिटी से जा रहा है और इनका कोलिजन जो हो रहा है, कोलिजन वो कैसा हो रहा है, इलास्टिक हो रहा है। कैसा हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक हो रहा है। परफेक्टली इलास्टिक क्योंकि कह रहा है इलास्टिक कोलिजन में आपके पास एनर्जी कंजर्व होगा। यानी आप क्या कह रहे हो कि यहाँ पे वेलोसिटी का क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो मेरे पास ये Q और ये P था, तो मेरे पास आफ्टर कोलिजन Q वाला रेस्ट पे आ जाएगा और P वाला सेम वेलोसिटी U से मूव करने लगेगा। तो मेरे पास जो आंसर होगा वो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमेशा याद रखना, दो सिमिलर ऑब्जेक्ट हैं और सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं तो इलास्टिक कोलिजन में इनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है एक दूसरे से। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है भाई 50 ग्राम का कोई भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है इन फिक्स डायरेक्शन सोन इन फिगर। द फोर्स, अब इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है उसकी बात कर रहा है और इस पार्टिकल की वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दिया है। तो इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, v वर्सेस t ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको एक्सेलरेशन देता है। अब यहाँ पे देखना v वर्सेस t ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या बोल रहा है, t इक्वल टू 2 सेकंड में, t इक्वल टू 2 सेकंड में आपको वेलोसिटी कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका जो स्लोप नजर आएगा, इसका स्लोप कितना होगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो स्लोप कितना आ जाएगा, आप यहाँ पे स्लोप देखोगे तो डेल्टा वाई तो मेरे पास 1 हो जाएगा डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा 2। तो मेरे पास स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा हाफ, ठीक है। स्लोप हाफ होने का मतलब जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का वो भी हाफ हो जाएगा। तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट में लगने वाला नेट फोर्स है वो ऑब्जेक्ट का मास जो कि है 50 ग्राम यानी 50 डिवाइड बाई 1000 इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मेरे पास ये एक बंदा है, मैंने ये विंडो है, ये विंडो से क्या देख रहा है कि एक बॉल, मेरे पास ये विंडो है और यहाँ पे बंदा है,
ठीक है। अब कहानी ये कि जैसे ही ये बॉल विंडो से ऊपर दिखना शुरू होती है, मैं मान लेता हूं जैसे ही ये विंडो को नीचे वाले पॉइंट को क्रॉस करती है, इसकी वैल्यू u है, और आपको पता लगाना है व्हाट इज द बॉल अपवर्ड वेलोसिटी एट बॉटम ऑफ द विंडो। तो विंडो के बॉटम पॉइंट पे यही वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है। और ये बंदा क्या देखता है कि ये जब बॉल यहां से चलते हुए यहां तक पहुंच रही है, तो उसे जो टाइम इंटरवल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0.25 यानी 1/4 सेकेंड इसको यहां से यहां तक पहुंचने में लग रहा है। और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, एक्सेलरेशन g के बराबर, जो कि कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां से यहां की जो डिस्टेंस है बच्चे, वो डिस्टेंस आपको दे रखा है कि खिड़की की जो लेंथ है वो 2 मीटर है। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा इक्वेशन ऑफ मोशन का, s = ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब देखना बॉल यहाँ से यहाँ गया है, यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो तो +2 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी मुझे नहीं पता है u, टाइम मुझे पता है यहाँ से यहाँ जाने में 1/4 सेकेंड लगा है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन -10 है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 स्क्वायर यानी इसको मैं 1/16 डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1/16। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 = u/4 माइनस ये कितना हो जाएगा 5/16। यहाँ पे u = कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 + 5/16। ये कितना हो जाएगा 4 / 16 इंटू 32 + 5, ये हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाई 4। और 37 डिवाइड बाई 4 अगर आप देखोगे तो 9 पॉइंट समथिंग 2.5 आएगा, यानी इसका जो आंसर है वो आंसर आपके पास सी ऑप्शन आ जाएगा। तो आई होप कि आपको अभी तक जितना सॉल्यूशन है वो क्लियर समझ में आ गया होगा। पेपर अच्छा था, आई होप आप बहुत अच्छा किए होगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बच्चा।